खबरों से आगे में आज शाम वोट डालने वाले उम्मीदवार में क्या तलाश कर रहे होते हैं, कुदरत के हुस्न में इंसान अपना रंग मिलाए तो कैसा लगता है, और नूरी बैंड के मेंबर से कुछ चटपटी बातें। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। वेलकम टू द शो। इंसान की फितरत है कि वो उन लोगों के साथ अपनी शनाख्त जोड़ता है जिनका रंग व नस्ल या मजहब उसके जैसा हो। तो सवाल ये है कि जब लोग वोट डालने जाते हैं तब क्या उम्मीदवार का इंतखाब सिर्फ उसकी काबिलियत देखकर करते हैं या उसके रंग व नस्ल और मजहब को भी देखते हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तानी वोटर्स की पसंद और नापसंद की बात करें, एक नज़र देखते हैं कि अमरीकी इंतखाबात में उम्मीदवार की ज़ाहिरी शख्सियत और उसके अकायद को कितनी अहमियत दी जाती है। अमेरिका ही नहीं, अक्सर मुल्कों में वोटर्स ये कहते नज़र आते हैं कि वो अहम मुल्की मामलात पर उम्मीदवार का मौक़िफ़ जानकर उसे वोट डालने का फ़ैसला करते हैं। मगर कई वोटर्स ऐसे भी हैं जो उम्मीदवार के रंग, नस्ल या मज़हब की वजह से उसे वोट देते हैं। अमेरिका में इसे शनाख्त की सियासत कहा जाता है। जब लोगों को वोट डालना होता है तो वो उनके हक में वोट देते हैं जो उनके अपने जैसे होते हैं, जो उनकी नस्ल, जिन्स या मजहब के हों या जिनके उन्हीं जैसे नज़रियात। वाशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के मार्क रॉम और उन जैसे तजियाकारों का कहना है कि अमेरिका में सन 2008 में जनूबी कैरोलिना की प्राइमरी में सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को कुछ स्याह फाम अमरीकियों की हमायत हासिल थी। मगर जब उनके शोहर साबिक सदर बिल क्लिंटन ने बराक ओबामा का तब से पहले के एक और स्याह फाम उम्मीदवार से मुआजना किया तो सूरत हाल बदल गई। Jesse Jackson won South Carolina twice in 84 and 88. तजियाकारों का ख्याल है कि इस बयान के बाद ज़्यादातर स्याह फाम वोटर्स बराक ओबामा की तरफ रागिब हुए। इस बार भी ऐसा ही होने की तवक्को है। मगर रंग और नस्ल शनाख्त की सियासत का वाहिद पहलू नहीं। अमेरिका के वजूद में आने के वक्त से ही मजहब भी एक अहम फैक्टर रहा है। 1928 और 1960 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रोमन कैथलिक्स ने अहम किरदार अदा किया था। सन 2008 में और अब 2012 में रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी के मौमन होने की वजह से वोटर्स काफ़ी हद तक तकसीम हैं। कुछ तजियाकार जैसे नेथन गोंजालेस कहते हैं कि सियासी नज़रियात भी बहुत अहम होते हैं। मेरे ख्याल में रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से शनाख्त की सियासत का सबसे बड़ा पहलू क़दामत पसंदी है। कौन कितना और किस हद तक क़दामत पसंद है। मगर एक सियासी तजियाकार के नज़दीक शनाख्त की सियासत तब तक जारी रहेगी जब तक रंग और नस्ल के बारे में लोगों का रवैया तब्दील नहीं होता। रंग और नस्ल का दौर अभी मौजूद है और तब तक रहेगा जब तक अमरीकी माशरे में रंग और नस्ल और जिन्स की बुनियाद पर तासुब और अदम मुसावात मौजूद रहेगा। रंग और नस्ल, मजहब या बरादरी की बुनियाद पर वोट डालने की रवायत सिर्फ अमरीका में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे ममालिक में भी आम है। और पाकिस्तानी सियासत में तो ये फैक्टर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जहां इंतखाबात में उम्मीदवारों के नज़रियात से बढ़कर वोटर उनकी नस्ल, ज़ात, बरादरी और ख़ानदान को मद्देनज़र रखते हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA। आयशा तंजीम हमारे साथ है। आयशा, नदीम ने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान में किन अवामिल को सामने रख के लोग वोट डालते हैं, फैमिली की सियासत अमेरिका में भी है। कैनेडीज़ को देख लें, बुश फैमिली हो गई, क्लिंटन में बिल एंड हिलरी क्लिंटन, बोथ ऑफ देम। तो अगर अमेरिका में भी ये हाल है तो फिर पाकिस्तान और उस जैसे दूसरे मुल्कों को क्यों इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है? यू राइट, फैमिली की सियासत शायद दुनिया में थोड़ी बहुत हर जगह होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका में या मगरब के दूसरे ममालिक में आप अपनी फैमिली की वजह से, जो नाम आपका जाना पहचाना हो, उसकी वजह से आप सियासत में आ तो सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आप किसी पार्टी के जो है वो लीडर नहीं बन जाते, ऑटोमेटिकली आप इलेक्शन नहीं जीत जाते। उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो प्रेसिडेंट क्लिंटन के नाम की वजह से सियासत में आई तो ज़रूर, हालांकि वो खुद भी पहले से थी, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी वो नहीं जीत सकी क्योंकि जो बिकॉज पार्टीज़ का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो पाकिस्तान में अभी उसकी कमी है। हमने देखा है कि पार्टीज़ के अंदर हमने कई बड़ी पार्टीज़ का देखा। अब आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून है, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और अब हमजा शहबाज और मरियम नवाज़, इसी तरह पीपल्स पार्टी हमारी रूलिंग पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर
بھٹو, دین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اینڈ دین بلاول بھٹو زرداری, جو صرف 20 سال کی عمر میں کوئی سیاسی تجربہ نہ رکھتے ہوئے بھی ایک پارٹی کے چیئرمین بن چکے ہیں. یہ لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان میں تو جس طرح فیملی کے ساتھ ایلیجنس ہے, ان کے ساتھ ایک ہمدردی لوگ محسوس کرتے ہیں ہر فیملی کے ساتھ, لیکن امریکہ میں بھی پارٹی کے ساتھ جو لوگ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں, ووٹر بھی ریپبلکن ہیں تو وہ سال ہر سال ریپبلکن رہیں گے, ڈیموکریٹ ہیں تو وہ ویسے رہیں گے, درمیان کے بس تھوڑے سے انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہوتے ہیں جو اصل میں الیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں. کی ووٹرز انڈیسائیڈڈ, جو مڈل گراؤنڈ ہوتا ہے, جس کو کہ امریکہ کے تمام جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پارٹیز ہیں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن, وہ رائٹ اور لیفٹ ونگ پارٹی سمجھی جاتی ہیں. ریپبلکن جو ہیں وہ رائٹ آف سینٹر اور ڈیموکریٹ لیفٹ آف سینٹر. تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کا جو بھی نقطہ نظر ہو زندگی کے بارے میں, آپ زندگی کو جیسے بھی دیکھتے ہو, اس طرح آپ دیکھیں کہ سوشل ایشوز جو ہیں, ابورشن رائٹس, گے رائٹس, یہ اللیگل امیگریشن, اس پہ ان پارٹیز کی کیا پوزیشن ہوگی, یہ ان کے نقطہ نظر ڈٹرمن کرتا ہے. تو آپ اپنی پرسنل ویلیوز, آپ کی پرسنل ویلیوز جو ہیں اس پارٹی کے ساتھ ملتی ہیں. کوئکلی, جو بہت مشکل سوال ہے جس کا جواب I'll be putting you to the test. تبدیلی پھر کیسے آتی ہے اگر امریکہ میں بھی لوگ ایک ہی پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں, پاکستان میں بھی لوگ فیملیز کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں؟ ہاؤ ڈز چینج کم؟ سلو اینڈ اسٹڈی. جس طرح آپ ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی کالج میں نہیں ڈال سکتے, اس طرح ڈیموکریسی کو بھی آپ دھکے نہیں لگا سکتے. اگر ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے, ہر 5 سال میں الیکشن ہوتے رہیں, تو 4-5 الیکشن سائیکلز کے بعد پاکستان میں بھی ہمیں یہ تبدیلی سارا نظر آ سکتی ہے. ہم اس پروسیس پہ نظر رکھے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ عائشہ. موونگ آن, پاکستان کو درپیش چیلنجز کی لمبی فہرست میں ایک نام افغان مہاجرین کا بھی ہے, جو لاکھوں کی تعداد میں ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں, اور انہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کے لیے آسان نہیں. پاکستان میں ان مہاجرین کی رہائش کی قانونی حیثیت اس سال کے آخر تک ختم ہو جائے گی. عائشہ خالد بتا رہی ہیں کہ اس سب کے باوجود کیوں بہت سے مہاجرین افغانستان واپس جانے کے بجائے پاکستان میں ہی رہنا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دارالحکومت اسلام آباد کے قریب واقع اس کچی بستی جیسی آبادیوں میں رہ رہی ہے. ڈاکٹر محمد نذر تقریباً 18 سال پہلے یہاں آئے تھے. بچوں کے لیے کسی قسم کی سہولیات نہیں, صفائی ستھرائی اور بجلی نہیں. یہاں بچھو اور سانپ ہیں. سر درد کے علاوہ کسی اور تکلیف کے لیے اسپتال جانا پڑتا ہے. سن 2002 سے تقریباً 50.5 لاکھ افغان اپنے گھر لوٹ چکے ہیں, لیکن 17 لاکھ اب بھی پاکستان کے ایسے ہی مختلف کیمپس میں رجسٹرڈ ہیں, جبکہ کم از کم 10 لاکھ کے پاس اپنی شناخت کی کوئی دستاویز نہیں. اس غیر سرکاری کیمپ میں حالات تشویشناک ہیں. ثنا گل 85 خاندانوں پر مشتمل ایک مہاجر کمیونٹی کے لیڈر ہیں. آئے روز پولیس ہم سے پیسے مانگتی ہے. ہم میں سے اکثر کے پاس شناختی کارڈ نہیں, اور اگر ہم انہیں پیسے نہ دیں تو ہمیں پولیس اسٹیشنز لے جا کر ملک بدر کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے. وفاقی وزیر برائے ریاستی امور اور سرحدی علاقہ جات شوکت اللہ کہتے ہیں کہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے والے پاکستان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنے محدود وسائل کے ساتھ ان مہاجرین کا بوجھ مزید اٹھائے رکھے زیادتی ہے. یہ ہماری معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. مصائب سے پر حالات کے باوجود اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی دنیا اسلم خان کو کم ہی افغان مہاجرین کے واپس جانے کی توقع ہے. ان کی ایک پوری نسل پاکستان میں پلی بڑھی ہے, جس نے پاکستان کو ہی اپنے ملک کے طور پر دیکھا ہے. واپس نہ جانے کے خواہش مند افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کو واپس نہ جانے کی سب سے بڑی وجہ بتاتے ہیں. جلا وطنی کے 30 سالوں میں غلام سرور کی زندگی میں 10 بچوں, 3 پوتے پوتیوں اور یہاں رہنے کی وجوہات میں اضافہ ہوا. ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں, ہمیں یہی رہنا ہے. ٹھیک ہے یہاں مسائل ہیں, لیکن افغانستان میں یہاں سے زیادہ مسائل ہیں, جیسے طالبان اور دہشت گردی. حکومت پاکستان اسٹوڈنٹس اور تاجروں سمیت ایسے لوگوں کے قیام کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جو انخلا سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. لاکھوں مہاجرین واپس جا چکے ہیں. ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق واپس جانے والوں میں سے کئی کو اپنے علاقوں میں نئی زندگی شروع کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور کئی دوبارہ واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. شیرن بین کے ساتھ عائشہ خالد, اردو VOA. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی. بہت ڈر لگتا ہے, پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں, ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں
उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। पाकिस्तानी बैंड न्यूरी के साथ कुछ चटपटी बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप जानना चाहते हैं स्टेज पर होने वाली उनकी कुछ गड़बड़ें तो फिर चैनल मत चेंज कीजिएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यूर वाचिंग खबरों से आगे। कल शाम हमने पाकिस्तानी बैंड नूरी से आपकी छोटी सी मुलाकात करवाई थी और उन्होंने आपको बताया था कि अमेरिका में पहली मर्तबा परफॉर्म करते हुए वो कितनी टेंशन में थे, और फिर उन्होंने हमें बताई कुछ ऐसी बातें जो उनके बारे में शायद और कोई नहीं जानता। अगर आप लोग म्यूजिशियंस ना होते तो क्या होता है? इकोनॉमिस्ट होता है, वकील होता। मैं वकील होता। सबसे बड़ी क्या टेंशन होती है परफॉर्मेंस के दौरान? कोई टेंशन नहीं होती। परफॉर्मेंस से पहले कोई टेंशन में नहीं होती। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट जो अभी तक पब्लिक में हुआ हो आपके साथ? हज़ारों है, मैं आपको तो बता भी नहीं सकता है। बहुत हमने गलती से पैंट अपनी गिरवा दी परफॉर्मेंस के बीच में, स्टेज के बीच में ज़मीन बता नहीं सकते, लेकिन सब बताएंगे आपको वन बाय वन। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स है। कोई मतलब ये हमारे एम्बेसडर ऑफ एम्बैरेसमेंट है। कोई एक चीज़ जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता? मुझे कंप्यूटर्स फॉर्मेट करने का बहुत शौक है। मुझे नंगे पैर पहनने का बहुत शौक है। मीडिया से बात करना कैसा लगता है? सच्ची जवाब दो। बिल्कुल। अगर तो कोई काम की बात करें तो बहुत मज़े से अच्छा लगता है, जैसे भी अच्छा लगा। I was going to ask you that. और वरना ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जब अपनी खाना पूरी करे और अपने जैसे कहते हैं ना अपनी वो बस ये कि उनको एक स्लॉट चाहिए था तो करे, तो वो बहुत इरिटेट करता है। अब आपको पता है कि न्यूरी के मेंबर्स अपने फारिग टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। न्यूरी के साथ साथ हमने म्यूजिशियन अरीब अजहर से भी बातें की थी। उनके साथ कॉन्सर्ट्स में अक्सर क्या मसला हो जाता है ये वही आपको बताएंगे पीर की शाम, सो स्टे ट्यून्ड। और आप दुनिया में कहीं भी हों, अगर आप किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो यही सोचेंगे ना कि खाना पकाने वाला पाकिस्तानी होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन। मोहम्मद आतिफ भी टेक्सास के एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में यही सोच कर गए थे, लेकिन किचन में उन्हें कौन मिला खुद ही देखिए। अमेरिका के जिन बड़े शहरों में पाकिस्तानी तारकीन वतन की बड़ी तादाद आबाद है, उनमें से एक है रियासत टेक्सास का शहर ह्यूस्टन। पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये शहर कराची के सिस्टर सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। अमेरिका के अक्सर बड़े शहरों में ऐसे बाजार हैं जहां हर तरफ पाकिस्तानी कारोबार नजर आते हैं और देखने में ये जगह पाकिस्तान टाउन लगती हैं। ह्यूस्टन में भी ऐसे बहुत से छोटे बड़े शॉपिंग एरियाज हैं जहां पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, सैलून्स, बुटीक्स, रिफ्रेशमेंट और हैंग आउट प्लेसेस कायम हैं। ये रेस्टोरेंट्स या इनका खाना तो वैसा ही है जैसा पाकिस्तान के हर शहर में मिलता है, लेकिन इनका किचन कुछ मुख्तलिफ मंजर दिखाता है। जी हाँ, मैं गया ह्यूस्टन के एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। रॉयल रेस्टोरेंट का मालिक एक पाकिस्तानी है, लेकिन न सिर्फ इसका किचन स्टाफ बल्कि शेफ हस्पानवी नस्ल के हैं। और इनकी खूबी ये है कि ये सब्जी, दाल और गोश्त सभी कुछ पाकिस्तानी स्टाइल में पका लेते हैं, चाहे तंदूरी नान हो या पालक पनीर, चिकन कढ़ाई हो या दाल फ्राई। मैंने उनसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पता चला कि ये अंग्रेजी नहीं बोल सकते। टॉमस मार्टिनेज से बात करने का शौक तो पूरा ना हुआ, मगर उसके हाथ का खाना खाकर बार बार खाने को जी चाहा। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, ह्यूस्टन, टेक्सास। ये है अमेरिका के रंग, एक मैक्सिकन चला रहा है पाकिस्तानी किचन। टेक्सास से चलते हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़ नायग्रा फॉल्स। अगर आप सोच रहे हैं कि हम हर दूसरे दिन आपको वहाँ क्यों ले जाते हैं, तो भाई वहाँ देखने को है ही इतना कुछ कि एक दिन में ट्रिप मुकम्मल करना और एक शो में आपको सब कुछ दिखाना मुमकिन ही नहीं। तो चलें एक बार फिर चलते हैं मदीहा अनवर के साथ इस आबशार का एक नया रुख देखने। दरख्तों की ओट में छुपता, दिन के आखिर में अपना सफ़र ख़त्म करता सूरज सदियों से शायरों और मुसव्वरों का पसंदीदा मंजर रहा है। मगर नायग्रा फॉल्स में उतरती शाम देखकर आप भी ये कह उठेंगे कि ये मंजर किसी शायर के शेर और मुसव्वर की पेंटिंग से बढ़कर खूबसूरत है।
और सोचिए, शाम के इन रंगों में अगर मस्नूई रंग भी शामिल हो जाएं तो कैसा हो। आज से 1 सदी पहले नियाग्रा फॉल्स पर रोशनियां लगाने वालों ने गालिबन यही सोचा था। इसीलिए आज नियाग्रा फॉल्स का एक अहम पहलू सूरज के ढल जाने के बाद यहाँ पर रोशनियों का एहतमाम है। नियाग्रा फॉल्स पर रोशनियां बखेरने वाली इस इमारत को इल्यूमिनेशन टावर कहा जाता है। पीटर गॉर्डन यहाँ के लाइट्स ऑपरेटर हैं और कहते हैं कि फॉल्स पर रोशनियां बिछाने का ख्याल बहुत पुराना है। 19वीं सदी में पहली मर्तबा फॉल्स पर रोशनियां डालने का एहतमाम किया गया, लेकिन उस वक्त रोशनी बहुत हल्की थी। फिर 1924 में रोशनियां लगाने के लिए इस इमारत का इंतखाब किया गया और तकरीबन 24 लाइट्स लगाई गई। पीटर ने हमें बताया कि इल्यूमिनेशन टावर पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह की रोशनियों का इस्तेमाल किया जाता रहा। वो कहते हैं कि पहले की निस्बत अब इस टावर में काम करना बहुत आसान है, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर से ऑपरेट की जाती है, जिसके लिए बाकायदा एक अलग कमरा मखसूस है। अमेरिकन और कैनेडियन फॉल्स की रोशनियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने हमें भी सिखाया कि कंप्यूटर की मदद से फॉल्स पर मुख्तलिफ रंग कैसे डाले जा सकते हैं। इल्यूमिनेशन टावर के लाइट ऑपरेटर पीटर ने मुझे भी सिखाया कि फॉल्स के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स किस तरह से डाले जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों फॉल्स को पाकिस्तानी झंडे के रंग देने की कोशिश की है और इस वक्त आप देख सकते हैं अमेरिकन फॉल्स, और इसके साथ ही राइट साइड के ऊपर हॉर्सशू फॉल्स है, जिसके ऊपर इस वक्त आपको वाइट और ग्रीन कलर्स दिखाई देंगे। इस टावर पर 21 ताकतवर ज़ेनन लाइट्स लगी हैं, जिनमें लगी प्लेट्स को कंप्यूटर से ऑपरेट करके इसे मुख्तलिफ रंग दिए जा सकते हैं। इन रोशनियों को अगर मोमबत्तियों की तादाद में गिना जाए तो इनकी ताकत 12.5 अरब मोमबत्तियों के बराबर होगी। पीटर कहते हैं कि 1957 में पहली मरतबा इन फॉल्स पर मुख्तलिफ रंग की रोशनियाँ इस्तेमाल की गईं। पहली मरतबा गालिबन 1957 में बाकायदा तौर पर इन रोशनियों में मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल का आगाज़ किया गया। इससे पहले लोग मुख्तलिफ रंगों के बड़े बड़े बोर्ड्स हाथ में पकड़ते थे, जिन्हें रोशनियों के आगे किया जाता था। पीटर 1961 यानी पिछले 51 सालों से ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गुजरे ज़माने में इस इमारत में बहुत तब्दीलियां लाई गईं और अभी भी नियाग्रा फॉल्स को सयाहों के लिए मज़ीद खूबसूरत बनाने की प्लानिंग जारी है। अब हम नए ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ताकतवर हैं। फॉल्स के पास टेबल रॉक की इमारत पर भी चंद लाइट्स लगाने के बारे में भी सोचा जा रहा है, ताकि हॉर्सशू फॉल्स के वस्त पर मज़ीद रोशनी डाली जा सके। मौसम सर्दियों का हो या गर्मियों का, ये लाइट्स सरे शाम ही फॉल्स पर डाली जाती हैं और आप आधी रात तक नियाग्रा फॉल्स को मुख्तलिफ रंगों में ढला देख सकते हैं। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, नियाग्रा फॉल्स सिटी, कनाडा। तो आपने देखा मदीहा अनवर ने कैसे एक बटन दबा के नायग्रा फॉल्स पर पाकिस्तान के रंग बिखेर दिए। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एप्पल के iPad के मुकाबले पर आ गया है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस। टैबलेट कंप्यूटर्स की मार्केट में कौन आगे निकल सकता है, इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाई टेक प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी लेने वाले हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि एप्पल के iPad के मुकाबले पर अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना टैबलेट कंप्यूटर मुतारिफ कराया है, जिसका नाम है सर्फेस। लेकिन क्या सर्फेस iPad इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स की तवज्जो हासिल कर पाएगा? आइए जानते हैं साकिब अल इस्लाम से। बहुत से लैपटॉप यूजर्स अब iPad या टैबलेट कंप्यूटर के इस्तेमाल की तरफ आ रहे हैं और कहा जाता है कि टैबलेट कंप्यूटर की दुनिया में एप्पल के iPad के मुकाबले की क्वालिटी मिलना मुश्किल है। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से नए टैबलेट कंप्यूटर की पेशकश के बाद कुछ सार्फिन का नजरिया बदल रहा है। मेरे लिए iPad तफरीह का जरिया ज्यादा है। ज्यादातर लोग इसे लेकर घूमते हैं और इससे तस्वीरें बनाते हैं। इसके मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट के टैबलेट कंप्यूटर में आप टाइप कर सकते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है। और यही चीज माइक्रोसॉफ्ट के नए टैबलेट कंप्यूटर सर्फेस को एप्पल के iPad के मुकाबले में सार्फिन की तवज्जो दिलाने में कामयाब हो सकती है।
माइक्रोसॉफ्ट के टैबलेट कंप्यूटर सरफेस का एक नया वर्जन एप्पल आईपैड के वजन का ही है, लेकिन इसकी स्क्रीन आईपैड के मुकाबले में 27 सेंटीमीटर बड़ी है और इस टैबलेट कंप्यूटर को एक लैपटॉप की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ एक स्टैंड मुहैया किया गया है जिस पर खड़ा करके आप उसे लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ जुड़ा है टाइपिंग के लिए कीबोर्ड जिसे आप किसी भी जगह कागज की तरह बिछाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं? ये एक दिलचस्प पेशरफ्त है। मेरे ख्याल से अहम बात यह है कि ये सिर्फ आईपैड ही नहीं बल्कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर की जगह ले सकता है। लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट की ये नई इजाद एप्पल आईपैड की इस मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी? क्या मैं इसे आईपैड की जगह खरीदूंगा? नहीं, मुझे खुशी है कि कोई एप्पल के मुकाबले पर आया है, लेकिन मैं अभी भी एप्पल ही खरीदूंगा। Too late, too slow and too bad for them. माइक्रोसॉफ्ट बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन इस टैबलेट की रुनमाई के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी पहली बार हार्डवेयर की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने उतरी है और ये कितनी कामयाब होती है इसका फैसला वक्त करेगा। अरूप पांडे के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। वैसे आप एप्पल का आईपैड खरीद लें तो जेब में इतने पैसे भी नहीं बचते कि माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस भी खरीदें। ऑलराइट, मूविंग ऑन। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में लोग पिछले कुछ सालों से सैलाब, आंधियों और दूसरे शदीद मौसमों की तबाहकारियों का सामना कर रहे हैं। ये मौसम कुदरत की देन ज़रूर है, लेकिन बहुत से साइंसदानों के मुताबिक इनकी बढ़ती हुई शिद्दत में हमारा भी हाथ है। सो अगर हम इंसानों ने इस ज़मीन को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल ख़त्म ना किए तो हमारा मुस्तक़बिल कैसा हो सकता है? यही कहानी है एक नई फिल्म फ्यूचर वेदर की। अमेरिका के देही इलाके मिडवेस्ट के पस मंज़र में ये फिल्म एक 13 साला साइंसदान लॉडरी के गिर्द घूमती है, जिनका किरदार निभाया परला हेनी जॉर्डन ने। मौसमों की तब्दीली में इनकी गैर मामूली दिलचस्पी को इनकी टीचर की हौसला अफजाई ने बढ़ावा दिया है। Endangered doesn't mean they're past the point of no return, right? No. Some mussel species have lived over 100 years. If you find one in this drought, you have a chance at restoration. माँ के छोड़कर जाने के बाद लॉडरी अकेला रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पौधों की हयात पर अपने तजुर्बात अधूरे छोड़कर अपनी दादी के साथ रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। What is it? You don't like me? I like you. Then what is so bad about coming to live with me? I can't leave my research. Lottery, you are not a scientist. You are a miner without a mother. न्यूयॉर्कर मैगजीन में ग्लोबल वार्मिंग पर छपने वाली एक स्टोरी से मुतासिर होकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा है डायरेक्टर जेनी डेलर ने। There was a really intuitive connection between this issue and इस मसले और उस बच्ची के तन्हा रह जाने वाली सूरत हाल में कुछ ताल्लुक था। उसकी दुनिया बिखर गई थी, जैसे कोई ज़लज़ला या कुदरती आफत आपकी दुनिया हिला कर रख दे। What do you think the future is going to look like? Tropical paradise? Think it's going to be nice and warm? Hell, there's not going to be any food. Welcome to my future. लॉडरी की दादी के किरदार में एमी मैडिगन का रोल फिल्म का सबसे कलरफुल कैरेक्टर करार दिया जा रहा है। Who makes her own money, has to take care of a lot of people. जो खुद कमाती है, बहुत से लोगों का ख्याल रखती है, जिंदगी का लुत्फ उठाती है और इसमें एक खास किस्म की हिस्से मजा है। वो कोई जज्बाती इंसान नहीं, हर चीज को बहुत वाज़े अंदाज से देखती है। Can't promise though, can you? No, Ray, I can't. Because there are all sorts of things in this world that are beyond my control. ये फिल्म 6 साल के अरसे में साइंसी और तफरीही मौज़ूआत की ग्रांट से तैयार की गई, लेकिन डायरेक्टर और राइटर जेनी डेलर कहती हैं कि इन्हें इंसानी कहानियों, खुसूसन औरतों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी है। इन्हें लगता है कि ख़वातीन को ख़वातीन की कहानियाँ फिल्म स्क्रीन पर देखना हमेशा अच्छा लगता है। तो जब आपको कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई मिले जिसमें ख़वातीन के लिए इतने अच्छे किरदार हों, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप इसे ठीक से निभाएं भी। फ्यूचर वेदर नामी ये फिल्म इन दिनों मैसाचुसेट्स के एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। Oh, hi. I didn't see you sitting there. ये था हमारा आज का शो। आप जब चाहें हमसे हमारे फेसबुक के ज़रिए बात कर सकते हैं और जब भी लेटेस्ट न्यूज़ आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब हमें दीजिए इजाज़त, पीर को फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।